तो शुरुआत करते हैं कि बचपन और बाल साहित्य पे आज की पूरी चर्चा है। हम जानते हैं कि किसी भी, जैसे हम अगर आज बड़े हो गए हैं या उम्र के हिसाब से बड़े हो गए हैं या बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में चले गए हैं, तो क्या बचपन गायब हो गया है? तो निश्चित रूप से एक बात कही जाती है कि किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी समाज के भविष्य को अगर समझना है, अगर देखना है, तो हमको इस बात की ताकीद करनी होगी कि उस समय समाज और देश का बचपन कैसा है। और बचपन कैसा है, इस बात की खोज करते हुए जब हम जाएंगे तो यह देखेंगे कि उस समय समाज में जो बच्चों के जीवनचर्या, उनके जीवन व्यवहार को लेकर हमारा रवैया है, हमारा मतलब हम बड़ों का, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला तो है कि उस समय और समाज में बच्चों के खिलौने कैसे हैं। खिलौने निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व के आयाम देने के क्रम में विकसित होते हैं और बहुत जानकारी और बहुत नॉलेज का क्रिएशन भी करते हैं। दूसरा ये होता है कि उस देश और उस समय और समाज का बाल साहित्य कैसा है। हम सब जानते हैं कि जो खिलौने और जो बाल साहित्य हैं, इनके जरिए हम उस समय और समाज के बचपन की पहचान करते हैं और उस बचपन की पहचान के जरिए जिसका बचपन जैसा है वैसे ही उसका फ्यूचर होगा, ये हम जानते हैं। खिलौनों की दुनिया में जब देखें तो आज जो बचपन जैसा पल रहा है, हम देखें कि बाजार का दबाव हर चीज पे है, तो खिलौनों पे भी आता है। बचपन के खिलौने जो होते हैं वो बाल मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम भी बच्चों को ना भी दें तो बच्चे अपने हिसाब से बना लेते हैं और इस रूप में बना लेते हैं। जैसे हम अपना ही याद करें कि बचपन के जो हमारे खिलौने थे, गेंद, गुड़िया और गाड़ी, और ये तीनों हमको नहीं मिलती थी तो हम अपने आसपास के परिवेश से उसको निर्मित कर लेते थे। और गेंद, गुड़िया और गाड़ी, ये तीनों खिलौने आज बाजार में भी उपलब्ध हैं और बाजार की उपलब्धता इस बात से तय है कि बाजार फायदे का सौदा करता है और आपके बाल मनोविज्ञान को वैसा नहीं पकड़ता, जबकि बच्चे उसको अपने हिसाब से तय करते हैं। देखिए, खिलौना हो या साहित्य पे हम बाद में आएंगे, बच्चे की निर्मित की बात शुरू करते हैं। जो खिलौना होता है, खिलौना हम उसे कह सकते हैं कि जिससे बच्चा खेले और खेलने में वह आनंद ले। और खिलौने के बारे में कहा जाता है कि एक अच्छा खिलौना वह है जिसके एक एक अवयव से बच्चा खेलने में अपने को इंगेज कर सके, अपने को व्यस्त रख सके। अब देखिए, जो बाजार के खिलौने आते हैं, जो चाबी वाले खिलौने आते हैं, उनमें और जो बच्चे खुद निर्मित करते हैं खिलौने, इनमें अंतर यह होता है कि चाबी वाले खिलौने में तो खिलौना खेलता नहीं है, बच्चा खेलता नहीं है, बल्कि खिलौना ही खेलता है और बच्चा उसका दर्शक होता है। यानी कि बच्चे का खिलौने के साथ जो पार्टिसिपेटरी का रोल होना चाहिए वह निर्मित नहीं हो पाता। उसी तरह से साहित्य में अगर हम देखें कि आज एक बात कही जाती है कि जो बाल साहित्य है, जो बच्चों का साहित्य है, चिल्ड्रन लिटरेचर, उसकी अहमियत को लेकर एक चर्चा की जाती है कि आज जो कार्टून है और जो वीडियो गेम है, जो तकनीकी का प्रवेश हुआ है, उसके चलते इनकी महत्ता कम हो गई है। लेकिन गंभीरता से विचार करें तो जिस तरह से चाबी वाले खिलौने बाल मनोविज्ञान के अनुसार ना होकर के उसमें सब कुछ को प्रेजेंट कर देना, यानी कि बच्चे को खेलने के लिए स्पेस न रह जाना, एक वो ऑब्जर्वेटरी की भूमिका में रहता है, वो ऑब्जर्वेशन करता है कैसे क्या हो रहा है और उसमें पार्टिसिपेट वैसा नहीं कर पाता है जैसे वह अपने खिलौनों में करता था। यानी उसकी कल्पनाशीलता या उसकी रचनात्मकता वैसी विकसित नहीं हो पाती। उसी तरह से आप देखें कि जो तकनीकी के जरिए तमाम चीजें आ रही हैं उसमें, और जो बाल साहित्य होता है, जिस तरह से कल्पना का, जिस तरह से उसमें अपनी रचनात्मकता को निखारने का स्पेस होता है, वैसा हमको इन तकनीक में नहीं मिलता। तकनीक में जैसे हमने कहा कि बंदर डाल पर से कूदा, तो हमने तो सब कुछ तकनीकी है, वीडियो है कि उसमें दिखा दिया कि कैसे कूदा, लेकिन इसका मूल्य इस बात से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि बच्चा किसमें कितनी कल्पना कर पाया, कितना सोच पाया, एक चीज। दूसरा, अगर हम इस एंगल से अपने देश पे या दुनिया के तमाम देशों के साहित्य पे विचार करें और देखें कि बाल साहित्य को लेकर क्या उनका नजरिया रहा है, तो सबसे पहले देखें कि उनको बचपन को लेकर के किस तरह का भावबोध रहा है, कैसा वो समझते थे बचपन को, और उसी समझ के आधार पर उन्होंने बाल साहित्य का निर्माण किया और बाल साहित्य की रचनात्मकता में लेखक प्रवृत्त हुए। पहली बात तो यह है, दुनिया के तमाम देशों की तरह हमारे अपने देश में भी बचपन की सामान्य रूप से कोई अवधारणा नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि सामान्य रूप से कोई अवधारणा नहीं है,
तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ शिशु की अवधारणा है और वयस्क की अवधारणा, और इनके बीच में जो बचपन की अवधारणा बनती है वह दरअसल वयस्क होने की तैयारी की अवधारणा के साथ बनती है। जैसे जब इसको लोक में आप देखेंगे कि जो जितने गीत हैं, लोकगीत या जितने साहित्य हैं, लगभग साहित्य में आपको बचपन की चीजें कम, शिशु या फिर वयस्क या शिशु गीत होते हुए भी वयस्क की कल्पना के साथ वो विकसित हुए लोकगीतों में भी। और जैसे आप देखिए सोहर एक उदाहरण है, या प्रभाती एक उदाहरण जो बच्चों को जगाते हैं। इसके बाद फिर आपको दूसरे गीत वैसे मिलेंगे जो श्रृंगार परक हैं, चाहे वियोग श्रृंगार के हों चाहे संयोग श्रृंगार के हों। तो वयस्क और शिशु के बीच की जो अवस्था जिसको हम बचपन कह रहे हैं, उसमें उसको लेकर के हमारी पूरी अवधारणा नहीं विकसित हो पाई। दुनिया के तमाम देशों में भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे साथ यह दिक्कत है। तो जैसे अब हम देखें कि जो लोकगीत हैं, लोकगीतों में सोहर है, प्रभाती है, उसके बाद फिर बड़ों के गीत हैं। लेकिन इस बीच में बच्चे जब अपने गीत नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं कि गीतों का निर्माण करते हैं। खेल खेल में वो कुछ तुकबंदियां तैयार करते हैं, खेल खेल में वो कुछ खेल गीत तैयार करते हैं। और ये जो खेल गीत होते हैं या जो खेल होते हैं वह दरअसल बच्चों की श्रम जनित क्रियाएं हैं। वो अपने श्रम के चलते उसको निर्मित करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं, उसमें अपने बचपन को तलाशते हैं, अपनी पूरी दुनिया को देखते हैं। और इसी तरह से आप देखें तो जो बाद के दिनों में जो वयस्क होने की तैयारी में जो पूरा समाज लगा रहता है, उससे बच्चे को अपने अलग करते हैं और वो अपनी दुनिया तलाशते हैं। दूसरी चीज हम देखें कि जो हमारा समय और समाज है उसमें इस बात को लेकर बड़ी बात की जाती है कि हमारे यहाँ बाल साहित्य को लेकर एक उपेक्षा का भाव, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि बाल साहित्य अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चे उसको पढ़ते हैं, बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं, बच्चे उसमें अपनी दुनिया को ढूंढते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम बच्चों के लिए जो पूरा नजरिया डेवलप करते हैं वह, जिसको तो मैंने शुरू में कहा कि यह मान के चलते हैं कि यह जो बच्चा है, जो शिशु है, वह बड़ा होकर क्या बनेगा, और इस बड़ा होकर क्या बनेगा इसके चलते हमारा पूरा परिप्रेक्ष्य ही बदल जाता है। यानी कि हमारे घर में बच्चा तो होता है लेकिन वह बचपन गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें तो कहीं कहीं किसी समाज में या हम लोग जो ग्रामीण परिवेश या परिस्थितियों में देखें तो तमाम बच्चों के नाम भी पदनाम के अनुसार हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर या जज, नवाब, इस तरह के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये उस नजरिए का ही परिणाम होता है जिसमें हमने कहा कि वयस्क होने की तैयारी, यानी कि बचपना क्या है क्या नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान हमारा नहीं रहता है। तो उसकी अलग समस्याएं हैं। एक तो यह है कि मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय परिवार की जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उनके बीच में अगर इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों को खिलौने निर्मित करें या बाल मनोविज्ञान के अनुसार वो बच्चों की परवरिश करें, तो उनके अपनी समस्याओं के चलते ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता। अब इस बचपन को लेकर के हम देखें तो तीन नजरिए हैं। एक तो यह है कि बच्चे के बारे में हम क्या सोचते हैं, दूसरा कि बच्चा हमारे बारे में कैसे सोचता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा बच्चा अगर घर में है तो वह पूरे घर में अपनी दुनिया तलाशता है। अपनी दुनिया का मतलब कि वह कहाँ अपना स्पेस तलाश पाता है। और हम होते हैं कि बच्चे को स्पेस देने के बदले अपने स्पेस में बच्चे को फिट करते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में यह जरूरी भी होता है। लेकिन देखिए कि हम छोटे बच्चे को जो अपने मनोविज्ञान के अनुसार घर में विकसित हो रहा है, हम यह तो कहते हैं कि देखो कपड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हैंगर हम अपनी ऊंचाई के अनुसार निर्मित करवाते हैं। हम यह कहते हैं कि बच्चे को पानी इधर उधर नहीं गिराना चाहिए, लेकिन बेसिन अपनी ऊंचाई के अनुसार निर्मित करवाते हैं। हम यह कहते हैं कि चीजों को इधर उधर नहीं बेतरतीब नहीं रखना चाहिए, लेकिन अलमारी के ताखे अपने अनुसार निर्मित करवाते हैं। तो ये बातें केवल यहीं तक नहीं है कि बेसिन की ऊंचाई या फिर अलमारी के ताकों की ऊंचाई या फिर बच्चों के लिए स्पेस जो उस तरह से नहीं निर्मित हो पा रही, ये टॉयलेट के कमोड से लेकर के तमाम चीजों में फिर धीरे धीरे बच्चे के जेहन में यह बात बैठ जाती है कि मुझे अब जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाना है। इस जल्दी से जल्दी बड़े हो जाने के चक्कर में
वह कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। आप लोगों के भी अनुभव रहे होंगे कि बच्चे घर में चीजों का बहुत गहराई से अनुभव करते हैं और गहराई से अनुभव करने के चलते वह परिवार में बनने वाले रिश्ते नातों के हायरार्की को कि कौन छोटा बड़ा है, किससे अपनी बात कहवाई जा सकती है। दूसरा कि खेल खिलौनों के बारे में किससे कहा जा सकता है। इसीलिए आप देखें कि जब बच्चों को हम स्पेस नहीं देते हैं अपनी बातचीत में तो ज्यादातर बच्चे वो मोनो एक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। जब मैं मोनो एक्ट कह रहा हूं तो जिन परिवारों में केवल एक बच्चा है और सारे बड़े लोग, तो सारे बड़े लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में वह बच्चा अपने को भूल जाता है और जब कभी वह खाली होता है तो अपने को उसमें व्यस्त रखता है, अपने ही खेलता है और अपने में व्यस्त रहता है, जिसको हम मोनो एक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम तमाम तरह के नैतिक आदर्श की चीजें बुनते रहते हैं। बच्चा यह समझ जाता है कि जिस अवस्था में जिस दशा में हम हैं उससे अच्छा है कि वह उस स्थिति से उबर के जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाना चाहिए। और इस बड़ा होने के चलते हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और उस तरह की किताबें, उस तरह की चीजें हम करते हैं। एक चीज। दूसरे की जब हमारे यहाँ कोई आता है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो बच्चे के जेहन में यह बात बैठी होती है, निश्चित रूप से वह उसकी परवरिश से या फिर हमारी दिक्कतों के चलते उसके जेहन में यह बात बैठ जाती है कि जो मेहमान आया है वह निश्चित रूप से 4-5 सवाल पूछेगा। पहला कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा किस स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा बड़े होके क्या बनोगे, तुम्हारा दोस्त कौन। बस बच्चे की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो बच्चा भी एकदम रट लिया है जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं टाइप से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे रिश्तेदारों के आने पे, मेहमानों के आने के बावजूद जैसे ही मेहमान कोई आता है थोड़ी देर में इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर भी वह आके तुरंत अपना बता देते हैं कि 3-4 सवाल जो आउट हैं वो पूछे ही जाएंगे तो हम बता के अपना काम करते हैं। तो ये जो बचपन का भाव बोध है, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनको हम समझते हैं कि ये ऐसे ही होती हैं, तो बच्चे इस बात को समझ चुका है कि जो मेहमान आए हैं, जो रिश्तेदार आए हैं, जो संबंधी आए हैं, उनको इस बात की ताकीद है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछते। यानी कि जो बच्चे के बारे में जानने की जिज्ञासा है, यानी कि हमारी जो कमजोरी है कि हमारी ये कमजोरी है कि हम उससे ज्यादा बच्चे के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, और बच्चा भी समझ चुका है कि बस इतना ही इनको चाहिए, इसलिए हम इसको बता देते हैं और फिर वो अपने में खेलने में मस्त हो जाता है। यानी कि प्रश्नों की जो दरिद्रता हमारी है, यानी कि जिज्ञासा, बालमन को जानने की जो कमजोरी हमारी है, उसको हम बच्चों को खोलते। और उसके बाद अधिकतम अगर कहेंगे तो कहेंगे कि ऐसा है बेटा कोई कविता सुना दो। बहुत खराब लगता है कि अभी तो कोई आया, जिसे ऐसा ना हो कि अभी अभी कोई आया है और बच्चे को प्रस्तुत कर दिया। गार्जियन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसलिए प्रस्तुत कर देते हैं कि देखिए बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है तो इसकी देखिए कैसे किस तरह से। कुछ एक तो होता है कि जो मिडिल क्लास या जो मेंटेलिटी होती है कि एक धौस जमाना भी होता है, किसको आता है। दूसरा, बच्चा उसका शिकार होता है। फिर बाल मनोविज्ञान में कहा भी गया है कि अगर बच्चे का मन नहीं कर रहा है गाना गाने का, होता है कि हम कह दिएगा अच्छा बेटा श्लोक सुनाओ, तो जो पिछली बार आए थे अंकल सुनाया था, आपने बहुत अच्छा गाते हो, जरा उसको सुनाओ। तो मन नहीं है, खेलने का मन है, आपने कह दिया श्लोक सुनाने को, अब मजबूरन उसको सुना, किसी तरह से गा के चला गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बच्चे की अस्मिता को, यानी कि बच्चे के जो भावबोध है उसको बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करती है, जिसकी चर्चा मैं शुरू में कह रहा था कि बच्चा यह जान लेता है कि जिस परिवेश में, जिस समाज में हम हैं, वह तमाम चीजें इसी चीज की उम्मीद करती है, तो वो भी अपने हिसाब से तैयार करना शुरू कर देता। दूसरा चीज कि हमने कहा कि हम अपना एक स्टैंडर्ड निर्मित करते हैं। जैसे हम बड़े हो गए तो हमारा स्टैंडर्ड है, जिसकी चर्चा हमने की कि तमाम चीजें हम अपने नाप जोख के हिसाब से बनवाएंगे और बच्चे से कोशिश करेंगे कि बच्चा उसमें फिट हो जाए। तो फिर बच्चा भी चाहता है कि हाँ जब इसमें ही फिट होना है तो हम क्यों ना उसमें जल्दी जल्दी फिट हो जाए, और एक अच्छे बच्चे की परिकल्पना हम उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। गांव में जिसको एक ही बच्चा है, वह अपने बच्चे की तुलना गांव के उन तमाम बच्चों से करता है या गली मोहल्ले के तमाम बच्चों से करता है कि जो कोई गाने में तेज है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई किसी और कौशल में अच्छा है। इन अलग अलग बच्चों की तमाम प्रतिभाओं को हम अपने एक ही बच्चे में देखना चाहते हैं।
ऐसा संभव नहीं, एक चीज। दूसरे, हम उन तमाम चीजों और कल्पनाओं को अपने बच्चों के फ्यूचर में देखना चाहते हैं जो कि हम अपने जीवन में नहीं कर पाए। इसका दूसरा पहलू यह है कि जिन चालाकियों को, जिन शरारतों को, बचपन की जिन हरकतों को हमने किया है और उन हरकतों को अपने दोस्तों के बीच में याद करके खूब इंजॉय करते हैं और खूब आनंदित होते हैं, वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा वैसा ना करे। यह एक और कंट्रोडिक्शन है कि दोस्तों के साथ इकट्ठा हो गया और याद करेंगे कि अरे अमरूद के बाग में हम लोग गए थे तो कैसे निकले थे, क्या, जिसको प्रेमचंद कहते हैं ना कि जो यादें होती हैं, जो स्मृतियां होती हैं, वो हमेशा सुखद होती हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चे के जीवन में कितनी ऐसी सुखद स्मृतियों के लिए स्पेस बचा के रखते हैं, यह बच्चों के मनोविज्ञान पे बहुत असर डालता है, यानी कि बच्चों के भावबोध के निर्माण में बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम कहते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को बच्चा बन के समझना चाहिए, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो हमको बखूबी समझते हैं कि हम बच्चे नहीं हो सकते। जैसे ही आप किसी बच्चे के साथ जुड़ते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटा बच्चा, साल 2 साल का, 3 साल का, तो आप उसको कुछ भी खिलाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आपको आश्चर्यचकित नजरों से देखता है कि मैं तो बच्चा हूं, इनको क्या हो गया, तो बड़े हैं। यानी कि आप बच्चे के सामने ऐसा नहीं कर सकते कि आप बचपना दिखाएं, यानी कि आपकी जो रियलिटी है, जिस तरह से आप हैं, उसको उसी तरह से प्रस्तुत करें। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी उम्र और समय के हिसाब से उतना ही समझदार है जितना अपनी उम्र और समय के हिसाब से हम समझदार हैं। यानी कि वयस्कता, जो बालमन की वयस्कता है, उतनी ही है जितनी हमारी अपनी उम्र के हिसाब से समझदारी है। यानी कि बच्चों की अस्मिता को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो यह मान लेना चाहिए कि जो हमारे पास बच्चे हैं, जो हमारे आसपास परिवेश में बच्चे हैं, जो हमारे घर में बच्चा है, वह केवल और केवल मिट्टी का लोदा नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि मिट्टी का लोदा है, जैसा हम चाहेंगे वैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा कि उनकी खेल की क्रियाओं को हम केवल और केवल यह ना माने कि वह तो फालतू की गतिविधियां हैं। हमने कहा कि वह एक श्रम जनित क्रियाएं हैं। दूसरा कि बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, इन सवालों से हम बहुत उकताते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरह के सवाल क्यों करते हैं, ये छोटी सी बात आपको नहीं समझ में आती, इतनी बार बताया तुमको नहीं समझ में आती। तो होता यह है कि बच्चे तो अभी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं और हम दाखिल हो चुके हैं थोड़ा सा एक कदम उनके आगे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जिस तरह से दुनिया तो हम निर्मित कर रहे हैं और बच्चे को उसमें शामिल कर देंगे। बच्चा तो हर चीज को जानकर जीना चाहता है और वह हमसे खूब बात करना चाहता है, लेकिन हम उसको चुप कराते हैं। जैसे कोई आ गया, शुरुआत में बच्चों को घर में चुप कराया गया, स्कूल में गया तो पहली ही क्लास में मैडम या सर ने मेज पे डंडा बजाया, बोले कि सब शांत हो जाओ, चुप मार कर पढ़ाई करो या चुप होकर पढ़ाई करो। एक चुप्पी। अपने दोस्तों के बीच में गया तो दोस्त बोलने के चक्कर में कहते हैं अबे यार तुम बहुत बोलता है, थोड़ा चुप रहो। बाद में आगे बढ़ा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं जाते, तो ये समय के बाद जाके एक बड़ी सामाजिक चुप्पी में बदल जाती है। जब मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी सामाजिक चुप्पी में बदल जाती हैं, तो इन चुप्पियों का, जहाँ पे हम चुप कराते हैं बचपन में, परिवार में, वहां से इन सारी चीजों का योगदान होता है। एक चीज। दूसरे ये कि हम कहते हैं कि बच्चों को समझाना चाहिए, कुछ नैतिक कथाएं सुनाना चाहिए, नैतिक कहानियां सुनानी चाहिए, पुरुषों की कहानियां सुनानी चाहिए, महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। तो आप देखिए कि ये बाल मन को समझना, बाल मन को अपने हिसाब से गाइड करना, यह एक अलग बात है। लेकिन नैतिक शिक्षा की कहानियां सुना करके हम सारे लोगों में से, जो हमारी पीढ़ी है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ना हो जिन्होंने नैतिक शिक्षा की कहानियां न सुनी, सब सारे लोगों ने सुना। लेकिन गजब तो तब हो जाता है जब हम शाम को सुबह बच्चे से कहने लगे कि बेटा देखो, झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन उसी बच्चे के सामने ही किसी का फोन आने पे हम कहें कि अरे घर में खड़े होकर यह बात कर रहे हैं कि हम बाजार में हैं, तो ये जो नैतिक आदर्श की जो सीमा है वह उसी समय दम तोड़ देती है कि बच्चा तो देख रहा है कि ये घर में खड़े हैं और कह रहे हैं कि बाजार में हैं। तो आप कितना भी कहते रहिए कि देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ गया कि झूठ बोलने से बहुत बड़े काम होते हैं और पापा तो यही थे और कह रहे हैं कि बाजार में हैं। तो
कहने का आशय यह है कि बच्चों को समझना, बच्चों को जानना और इन तमाम परिस्थितियों को लेकर, जैसे जो आदर्श की बातें हो गई, जो व्यवस्था की ओर तैयारी को लेकर हो गई, इन तमाम चीजों को लेकर जब हम साहित्य की दुनिया में आते हैं तो देखते हैं कि कैसा साहित्य लिखा जा रहा है। एक तो यह है कि बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान की समझ के साथ जो साहित्य लिखा जा रहा है। दूसरा यह है कि काल सापेक्ष, समय सापेक्ष जिस तरह की मांग रहती है उस तरह के साहित्य लिखे जाते हैं। आप इसको ऐतिहासिक विकास क्रम में देखें तो जो भारतीय संदर्भ रहा है कि आजादी के पहले हिंदी के बहुत सारे लोगों ने बाल साहित्य लिखा है। जब मैं इसकी तस्दीक कर रहा था तो उसमें देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से लेकर के तमाम लोगों ने, प्रेमचंद ने और इधर के लोगों ने भी बहुत सारा बाल साहित्य लिखा गया। उसमें एक प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ी। जो आजादी के पहले का बाल साहित्य है उसमें चरित्र निर्माण की एक चिंता है। चरित्र निर्माण की चिंता जब हम कह रहे हैं तो उसमें एक माना जाता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे को जीवन में बढ़ना कैसे। और उसके बाद के, आजादी के बाद का जो बाल साहित्य विकसित हुआ उसमें एक प्रवृत्ति आपको यह दिखाई पड़ेगी कि एक देश निर्माण की चिंता, जो कि पूरे साहित्य की प्रवृत्ति है, वो बाल साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। तो यह चीजें, लेकिन हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बाल साहित्य का लेखन हो या पठन हो, जब हम बच्चों को देते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो केवल बच्चों की चीजें लिख देने से कोई बाल साहित्य नहीं हो जाता। अच्छा बाल साहित्य के माने में वो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक के रूप में भी हो सकता है, या कोई कॉमिक्स, जिसको हम कॉमिक्स अपने समय में ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे, चुरा के पढ़ते थे। तो उसमें इस बात की जगह होनी चाहिए कि वह कम से कम उन चीजों का स्पेस बच्चों को मुहैया कराए जिन चीजों को हम अपने घरों में, अपने परिवार में, अपनी निजता में वो छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे वह ऐसा साहित्य हो जो जिज्ञासा जगाए, वह ऐसा साहित्य हो जो बच्चों को उत्सुक बनाए, वह ऐसा साहित्य हो जो उनके भीतर आत्मविश्वास जगाए। आत्मविश्वास इस बात का कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम बड़े नहीं हो तो तुम्हारे बड़े होने की तैयारी भर करना है। और दूसरा कि वह उनके भीतर के स्टीरियो, जो सामाजिक स्टीरियोटाइप्स है उसको तोड़े। जात, धर्म, लिंग, जो लैंगिक विभेद है, हम घर में जैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चा उसको ऑब्जर्व करते रहता है कि मम्मी खाना बना रहे हैं और पापा यही काम करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो बाद में जाके बड़े स्तर पर उसके जीवन भर में प्रभावित करते हैं। दूसरी बात कि बाल साहित्य खिलौनों से थोड़ा भिन्न है। जब हम खिलौनों की बात कर रहे थे तो उसमें खेलना और श्रमजनित क्रियाओं की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही हम बाल साहित्य की बात करते हैं तो बाल साहित्य अनिवार्यतः साक्षरता से जुड़ जाता है। और साक्षर होते ही, जिस तरह से जब हम थके होते हैं, जिस तरह से हम कहीं से आए होते हैं और हमको एक घर में पहुंच के एक तरावट महसूस होती है, एक सुकून की तलाश होती है, जैसे ही बच्चा, या हम अपना ही बचपन याद करें कि जैसे ही हम साक्षर होते हैं, और साक्षर आदमी जीवन में एक ही बार होता है और वो एक ही भाषाओं में होता है, एक ही भाषा में होता है, दूसरी भाषा में फिर वो अनुवाद करता है। तो जो अपनी मातृभाषा होती है या फिर जिस भाषा में वो साक्षर हुआ, तो साक्षर होते ही उसको पढ़ने की एक भूख लगती है, और यह पढ़ने की भूख मिटाने के चक्कर में वह अपने आसपास लिखी हुई इबारतों की तलाश करता है। अब जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि हम इस दौर में उसको किस तरह का साहित्य मुहैया करा पाते हैं, और इसी मुहैया कराने के क्रम में ही हम बाल साहित्य की विविधता, बाल साहित्य के उपयोग और बाल साहित्य को लेकर के बच्चों की दुनिया के जो संदर्भ हैं उसको कैसे उपस्थित कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जो मोटू पतलू एक सीरियल आता है, या दूसरे जो सीरियल टीवी पे आते हैं, या जो हम अपने जीवन में कॉमिक्स पढ़े थे, सोमो पालवान और चाचा चौधरी, या अभी जो प्रेमचंद की जो कहानी हम कहते हैं कि ये बाल कहानी, बाल साहित्य के अंतर्गत आने वाला साहित्य, इन तमाम चीजों की तुलना करें तो अपनी कल्पना के क्रम में जो लिखी हुई बातें हैं वह हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करती है। ज्यादा इस रूप में कि एक तो सबसे पहले कि कागज को छूकर पढ़ने का जो एहसास है वह आपको वीडियो गेम देखकर कभी नहीं आ सकता। और ऐसा नहीं है कि बच्चे कागज को छूकर पढ़ना नहीं चाहते, जो रंग है, जो ध्वनि है, जो स्पर्श है, यह जो हमारी नेचुरल, जो प्राकृतिक संवेदनाएं हैं, उसके चलते
यह बहुत प्रभावित करती है और गहरे प्रभावित करती है। बच्चे अपने जीवन में, शुरुआती जीवन में हम अपना याद करें या आज के बच्चों को देखें कि कोई एक अच्छी पढ़ी हुई किताब उनके तमाम रिश्तों को प्रति, उन्हें तमाम रिश्तों को प्रति संवेदनशील बनाती है और कौतूहल तथा कल्पना के संसार को विकसित करती है और इस रूप में विकसित करती है कि तमाम अवधारणाएं उसके जरिए वो निर्मित करते हैं। जैसे हम अगर देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जहन में, जैसे शेर राजा होता है, लोमड़ी चालाक होती है और कौवा धोखेबाज होता है। तो जबकि यह तो सारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, लेकिन यह धारणाएं हमारे जहन में कहां से आई? निश्चित रूप से या उन बाल कथाओं से आई या उस बाल साहित्य से आई जिसको हमने पढ़ा है और उसके जरिए निर्मित किया। कहने का आशय यह कि जो बाल साहित्य लिखा जाता है वह हमारी अवधारणाओं को कुछ इस कदर निर्मित करता है कि जो ताउम्र हमारे साथ बनी रहती है। और इस ताउम्र बने रहने में, जैसे हमने कहा कि बंदर मामा हो गया और बिल्ली मौसी हो गई, और मान लिया कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, यानी कि बच्चे उससे जुड़ जाते हैं और इस कदर जुड़ जाते हैं कि उस पशु विशेष या उस पक्षी विशेष के वर्ग के प्रति उनका एक नजरिया कायम हो जाता है। और यह केवल पशु पक्षी तक नहीं है, यह जेंडर तक भी वैसा नजरिया ताउम्र बना रहता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप कहते हुए पा जाएंगे कि यह तो लड़कियों जैसा बात है, या तो लड़कियों का काम है या लड़कों का काम है, या तुम्हें नहीं करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो यह एक तो हमारे ऑब्जर्वेशन से, दूसरा उन्होंने अपनी शुरुआती भूख, जिसको मैं कह रहा हूं कि साक्षर होते ही पढ़ने की जो भूख होती है उसके जरिए वो निर्मित करते हैं। तो बाल साहित्य में हमको याद देखना चाहिए कविताएं या कहानियां, जैसे देखिए हमने राजा रानी की कहानियां या कछुआ खरगोश की कहानियां जब हम बच्चों को सुनाते हैं, जब बच्चे उसको पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पे एक शेर और खरगोश की कहानी जिसका अंत यह होता है कि उस शेर बारी बारी से जंगल के जानवरों को खाता है, तो एक दिन खरगोश का नंबर आता है, तो खरगोश उसको ले जाकर, कहानी का आशय यह है कि अपनी चतुराई से उसको कुएं में गिरा देता है। और हम उसको फिर एक समस्या यह भी है कि किसी भी कहानी को पढ़ने के बाद हम बच्चे से यह पूछते हैं कि आपने इससे क्या सीखा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा आउटपुट पे ध्यान देते हैं, यानी कि उसके साथ उसकी इमारतें, उसकी इबारतें या उसकी कल्पनाओं के जरिए बच्चा कुछ सीख सकता है, नहीं सीख सकता, लेकिन वह हमको जरूर बता दे कि उससे क्या सीखा। इस कहानी को जब सुनाते हुए, जब बात करते हुए हमने एक बच्चे से पूछा कि इससे आपने क्या सीखा, तो यह बताया कि वो चालाक जानवर, एक छोटा सा जानवर एक बड़े से शेर को कुएं में गिरा देता है। लेकिन बच्चे की जो संवेदनशीलता थी, अगर बच्चा यह सवाल कर दे कि वह कुएं में तो गिरा देता है, लेकिन उस शेर की भूख का क्या हुआ, वो तो भूखा ही रह गया। यानी कि हम शेर से इस कदर नफरत करने लगे कि हमको उसकी भूख का ध्यान न रहा। दूसरी एक कहानी कि अगर हम एक सियार और एक गधा जो ककड़ी खाने दूसरे तालाब के उस तरफ चले जाते हैं, और रात में ककड़ी खाने के बाद उस गधे को गाने का शौक होता है और किसान द्वारा उसकी पिटाई हो जाती है। तो बच्चे से पूछा गया कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चे ने यही कहा कि चोरी करते समय चुप रहना चाहिए, चोरी करते समय चुप रहना चाहिए। अब बच्चे ने अगर यह सीख लिया तो अब आप उसको लाख बताते रहिए कि देखिए कि जो दोस्ती होती है, दोस्ती में सहयोग करना चाहिए, या फिर आप यह कहते रहें कि जो छोटा जानवर होता है वह चालाक होता है और बड़े को, तो मेरा कहने का है कि जो हम कहानियां, जो स्टीरियोटाइप बन गया है, उसको भी बच्चे अपने तरीके से ब्रेक करना चाहते हैं कि एक नए तरीके से सोचने को तैयार रखते हैं। अब देखिए कि जब बच्चों की कविताएं हम देखते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि इस कविता में क्या ऐसा कुछ है, इसको हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, पहले की कविताएं क्या कितनी अच्छी होती थी। हमारे यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े कवियों ने अच्छी कविताएं लिखी। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, सब लोग जानते ही होंगे कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा कान में घुस गई, थोड़ी घुस गई नाक में। तो ये जो कविता है, इसको तुकबंदी के साथ पढ़ते हुए अब जूते का उड़ना, जापान में पहुंच जाना, लेकिन बच्चे इसको सीधे और सरल तरीके से खूब याद कर लेते हैं और खूब अपने ग्रुप में गाते हैं। तो दूसरा एक फायदा यह हुआ बाल साहित्य का कि इसके जरिए वह नई नई तुकबंदियां बनाना भी सीख जाते हैं। और
जब हम कह रहे हैं कि बच्चे, या एक बात कही जाती है कि जो खोया हुआ अर्थ है उसकी तलाश हम करते हैं, किसी भी भाषा में किसी भी चीज का अर्थ जानने के लिए खोए हुए संदर्भ की तलाश करते हैं। तो आप देखिए कि इन कहानियों, इन कविताओं और अपने बाल साहित्य के जरिए जो बाल मन को पकड़ने वाले, बाल मनोविज्ञान को समझने वाली चीजें हैं, उनके जरिए बच्चे अपने उस खोए हुए संदर्भ की तलाश करते हैं जो अपने निजता में जीते रहते हैं, जो शायद हमारे वयस्कता के जाले जो हमारी आंखों पे पड़ गए हैं, जिनके चलते हम उनके बालमन को नहीं देख पाते हैं, उसको वह ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चीज दूसरी ये है कि जैसे हम जो कहानियां अपने बचपन में पढ़े, जैसे एक तो है कि प्रेमचंद का एक उपन्यास है जो जिसको कहा जाता है कि वो पहला बाल उपन्यास है, कुत्ते की कहानी। उसको आप कभी पढ़ें तो बच्चों को लेकर के जो बेशकीमती पाठ है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि संदर्भ हमको दिया जाता है, बालमन हमको संदर्भ देता है, या कछुआ खरगोश की कहानी है। तो साहित्य, जो बाल साहित्य होता है, वह तमाम तरह के उदाहरण निर्मित करता है। एक तो है कि ईमानदारी किसे कहेंगे, बेईमानी किसे कहेंगे, अच्छे की बुरे की तमाम तरह की कोटियां निर्मित करता है। और इन अच्छे बुरे की कोटियों के बीच में बच्चे फिर यह तैयार कर लेते हैं कि देखिए उनकी दुनिया यहाँ पे, आप कितना भी उनको समझाइए कि नहीं इधर, इसलिए बच्चे छुप छुप के पढ़ना शुरू कर देते हैं और छुप छुप के वह चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं जो उनके मन की होती है, यानी जिसमें वो अपने आप को पाते हैं, अपने आप को। यानी कि साहित्य, जो बाल साहित्य होता है, जो बच्चों की दुनिया को ध्यान में रख के लिखा गया होता है, वह दरअसल अब्स्ट्रैक्ट चीजों को, यानी अमूर्त चीजों की भी एक इमेज तैयार कर देता है। इसीलिए बच्चों के यहाँ आप देखेंगे कि तमाम जो चीजें हमको डिस्कंस्ट्रक्टिव लगती हैं, डिस्ट्रक्टिव लगती हैं, वह बच्चे कंस्ट्रक्टिव वे में प्रस्तुत करते हैं। और वही सृजनात्मकशीलता है। जैसे आप देखिए कि बच्चों को पशु पक्षियों की कहानियां, बच्चों को परी कथाएं, या बच्चों को कॉमिक्स की दुनिया, वैसे कैरेक्टर जो आम जीवन में, जैसे आम जीवन में पेड़ पौधे बात नहीं कर पाते, आम जीवन में पशु पक्षी बात नहीं कर पाते, आम जीवन में हम जो है आसमान में उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे उड़ते हैं। बच्चों ने कहा कि चांद वहां रहता है लेकिन चांदनी को नीचे भेज देता है। तो ये जो कथा रस है जो पूरा निर्मित होता है उनके अपने संदर्भ के साथ, जब तक बाल साहित्य इस रूप में नहीं लिखा जाएगा कि बच्चे जिन चीजों की तलाश अपने परिवेश में करते हैं वह मिलेगा, तब तक उसकी सार्थकता नहीं होती। अब बात यह है कि क्या ऐसा बाल साहित्य हमारे आज के समय में लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है? तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम बड़े लोग जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हम कॉलेज में होते हैं, तो हम इस बात को देखते रहते हैं कि जो बच्चा आ रहा है उसकी कल्पनाशीलता कम हो गई, वह सोचता है तो एक तरीके से सोचता है। जैसे अगर आप बच्चों की एक टोली के साथ पहाड़ का चित्र बनाने को कहते हैं, बच्चों को एक टोली के साथ प्रकृति का चित्र बनाने को कहते हैं, तो लगभग बच्चे एक जैसा ही बनाएंगे। कुछ पहाड़ बनाएंगे, उगता हुआ सूरज बनाएंगे, एक पक्षी उड़ता हुआ रहेगा। तो ये जो सीमितता है, जबकि प्रकृति की कोई सीमितता नहीं है, अलग अलग परिवेश के बच्चे हैं, लेकिन चित्रों में एक रूपता आपको दिखाई पड़ेगी। तो बच्चे इसको ब्रेक करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो हमारे अपने सिस्टम है, हमने जो सिस्टम बना रखा उसमें क्या इसको स्पेस देते हैं? बाल साहित्य जो रचा जा रहा है, अच्छा बाल साहित्य लिखा जा रहा है। मैं कुछ एक लोगों का अगर नाम लूं तो अब देखिए कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी से बहुत अच्छी अच्छी किताबें निकली, और एकलव्य संस्था जो भोपाल में है, सुशील जोशी एक पत्रिका निकाल रहे हैं, साइकिल और चकमा, बालहंस, नंदन, तमाम पराग, तमाम ऐसी पत्रिकाएं हैं। आप देखें मनोहर चमोली, देवेंद्र मेवाड़ी या पंकज चतुर्वेदी, ये सब सारे लोग जो लिख रहे हैं वो ऐसा एक बाल साहित्य है जो आपके या हमारे बच्चों को ऐसा परिवेश देता है जिसमें वो अपनी तार्किक क्षमता का विकास करके। सवाल यह है कि ऐसे साहित्य का उपयोग हम कितना कर पाते हैं। जैसे एक पालतू कोई जानवर है, एक पेट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए उसके खाने पीने का, उसके चलने का, उसके उठने बैठने का तो हम बराबर ध्यान रखते हैं, लेकिन एक जो बच्चा है उसको हम अपने तरीके से पालते हैं, न कि उसकी अपनी निष्ठा को या अपनी उसकी स्वाभाविकता को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि वह ज्ञान रचता है, तो ज्ञान इस रूप में भी रखता है कि बाल साहित्य के जरिए वह अपनी भाषा को भी समृद्ध करता है। भाषा इस रूप में कि जो कहानियां हम पढ़ते हैं, कहानियां
अपने से भिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता को व्यक्त करना, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना सिखाती है। तो जब बच्चा कोई कहानी पढ़ता है तो जो पढ़ी हुई कहानी में तो अलग अलग बात, अपने अलग अलग इमेज के आते हैं, केवल हमारे ही लिए नहीं, बच्चों के लिए भी अलग अलग इमेज तैयार होता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम बच्चों को उनके आत्मनिर्माण में, उनके व्यक्तित्व निर्माण में बाल कहानियों को, बाल साहित्य को महसूस करने दें। और ये जो महसूसने की प्रक्रिया है, तो बच्चों की विविधता और उस विविधता के साथ उसकी जो विभिन्नता की विशिष्टता है, जिसे हम कह रहे हैं ना कि विशिष्ट रूप में हर बच्चा अपने में विशिष्ट होता है, तो हम ये समझें कि हर बच्चा अपने में विशिष्ट है और उसकी पूरी अस्मिता के साथ उसको स्वीकार करें, और इस स्वीकार करने के साथ ही बाल साहित्य, उसके साथ बाल साहित्य मुहैया कराएं और पढ़ने लिखने का पूरा माहौल तैयार करें। बाद के दिनों में हम एक बात करते हैं कि पुस्तक संस्कृति जिसे कहते हैं। शुरुआती दौर में बाल साहित्य के जरिए ही बाद के दिनों की पुस्तक संस्कृति निर्भर करती है। अगर शुरुआत में पढ़ने का चस्का लग गया, जो कि एक पीढ़ी को अगर लग जाता है तो फिर बाद में पढ़ता है। पढ़ने का चस्का मतलब कि वो इंजीनियरिंग की किताबें, डॉक्टरी की किताबें, वो जरूरत की किताबें, कभी केवल पढ़ने के लिए पढ़ा जाए, यह चस्का केवल हम बाल साहित्य से ही लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बाल साहित्य की दुनिया में, बाद की दुनिया में जो पुस्तक संस्कृति निर्मित होती है वह इसी रूप में बन सकती है जब हम बच्चों को इस तरह के साहित्य पढ़ने का अवसर दें, इस तरह के साहित्य को पढ़ने का, पढ़ने का अवसर दें। बाल साहित्य बहुत मात्रा में लिखा गया है। आप देखें कि प्रकाश मनु एक बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी बाल साहित्य का इतिहास लिखा, और उस हिंदी बाल साहित्य के इतिहास में जितने बड़े बड़े नाम हम जानते हैं हिंदी साहित्य, लगभग लोगों ने बाल साहित्य लिखा। अब जरूरत इस बात की है कि जो बेनपुरी हैं, जो परसाई हैं और जो राकेश हैं, जो और साहित्यकार हैं इधर के जो भी लिख रहे हैं, दिलीप रमेश लिख रहे हैं, इनके साहित्य को हम कैसा उपयोग कर पाते हैं। निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में उनके साहित्य को उपलब्ध कराने का जिम्मा या हमारी वयस्क पीढ़ी का। हम यह लाख कहते रहे कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अगर बाल साहित्य पर बात करते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले बाल साहित्य तो हमारे दायरे से बाहर की चीज है, तो हम बहुत बुलावे में रहते हैं। जब हमें कहते हैं कि बच्चे जो आजकल आ रहे हैं वह बहुत कल्पनाशीलता में कमजोर है, तो यह हमारी अपनी, हम अपना कितना स्पेस उनको दे पा रहे हैं, यह हमारी अपनी जिम्मेवारी बन जाती है। बाल साहित्य को लेकर, बाल साहित्य के उपयोग को लेकर के, या फिर बाल साहित्य के जरिए नैतिक विकास को लेकर के, चारित्रिक विकास को लेकर, या एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन बाल साहित्य में बचपन को, बचपन की अस्मिता को, बचपन के विस्तार को स्थापित करने के लिए हमको आज यह जरूरत है कि बाल साहित्य को न केवल पढ़े पढ़ाएं, बल्कि उस पर गंभीरता से विचार भी करें, और गंभीरता से विचार करने के साथ ही उसकी उपलब्धता को भी अपने घर के कोने में एक कोना बच्चों के लिए बनाएं, और जिससे बच्चे को अपनी अस्मिता का बोध हो कि वह किसी से छोटा नहीं है, वो जितना है अपने आप में पूरा है। नहीं भी बनाते हैं तो अपने आप को पूरा करने के लिए इधर उधर की तलाश करता है। तो इस तमाम तरह की चीजों को हमको देखना चाहिए। बाल साहित्य के इतिहास को लेकर के, बाल साहित्य के उपयोग को लेकर के बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। जैसे शिक्षा में बाल साहित्य का उपयोग कैसे करें, कि हम उसको साक्षर बनाने में, उसकी कल्पनाशीलता को निर्माण करने में, या फिर उसकी रचनात्मकता को निखारने में, तो ये एक अलग विषय है, इस पर बात की जा सकती है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, बच्चों के मनोविज्ञान को घर से कोई बाल साहित्यकार आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को साहित्य में दुनिया प्रदान कर सकता है, लेकिन अपने घर के कोने में, अपने आसपास के परिवेश में, अपने घरेलू संबंधों में, आत्मीय रिश्तों में बच्चों को जगह दे करके, बच्चों की अस्मिता को जगह दे करके हम उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को गरिमापूर्ण बना करके उनको इस पढ़ने की प्रवृत्ति में दाखिल कर सकते हैं। और बाल साहित्य को लिखने के क्रम में जो बाल साहित्यकार हैं वह लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और उनको लिखने के क्रम में इस बात की कोशिश रहती है कि बच्चों की जो दुनिया है, जिसको हमने कहा ना कि समावेशी व्यक्तित्व के निर्माण की कोशिश होनी चाहिए, तो उसकी कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। मुझे लगता है कि 11:47 हो गया है, तो मुझे बाल साहित्य पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, एक कहानी पे बात हो सकती है और एक कविता पे बात हो सकती है,
या फिर बाल साहित्य के शैक्षणिक उपयोग पे बात हो सकती है, तो एक लंबा विषय है। तो फिलहाल मुझे 40 मिनट का वक्त दिया गया था, आप लोगों ने मुझे सुना, तो मुझे अभी फिलहाल यही इतनी बात कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।